क्या पहला एम्ब्रियो ट्रांसफ़र में या पहले आईवीएफ में कामयाबी के चांसेस कम होते हैं? ये एक बहुत बड़ी मिथ है जो पेशेंट्स के अंदर पाई जाती है। लोग समझते हैं कि फर्स्ट जो आईवीएफ है वो तो फेल ही होना होता है, कामयाबी के चांसेस सेकंड एम्ब्रियो ट्रांसफ़र में होते हैं। जब भी पेशेंट मेरे पास आते हैं तो मैं अपने पेशेंट को ये बात गाइड करती हूँ कि आईवीएफ या ICSI एक ऐसा प्रोसीजर है जिसकी कामयाबी का जो चांस है वो 4 चीज़ों पे डिपेंड करता है। आपकी फर्टिलिटी प्लानर के ऊपर, जो डॉक्टर आपकी फर्टिलिटी को प्लान कर रहा है, दूसरा लैब के ऊपर और तीसरा आपके इंडिविजुअल फैक्टर्स के ऊपर। इनमें से एक चीज़ भी में भी अगर कमी-बेशी होती है तो आपके रिज़ल्ट ऊपर-नीचे हो सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक पेशेंट जिसकी उम्र 42-43 इयर्स है, वो रिज़ल्ट एक्सपेक्ट नहीं कर सकता, चाहे उसका पहला एम्ब्रियो ट्रांसफ़र है, चाहे उसका सेकंड एम्ब्रियो ट्रांसफ़र है, जो एक ऐसे पेशेंट के हैं जिसकी शादी को जो यंग कपल हैं, जो कुछ 26-27 साल उम्र है अभी उनकी और वो किसी वजह से आईवीएफ की तरफ जा रहे हैं। इसी तरह से एक ऐसी लैब जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मीट करती है और उसके अंदर जितने हम एग्स लैब को दे रहे हैं, वो तकरीबन 70-80% एम्ब्रियो बना के हमें वापस देती है। उस लैब के अंदर होने वाले आईवीएफ के जो रिज़ल्ट्स होते हैं, चाहे वो पहला हो, चाहे वो दूसरा हो, चूँकि उसमें एम्ब्रियो क्वालिटी अच्छी होती है, उसके अंदर मोसेसिज्म के चांसेस बहुत कम होते हैं एम्ब्रियो के अंदर, तो उसका सक्सेस रेट कंपैरेटिवली बेहतर होता है। तीसरा, फर्टिलिटी प्लानिंग। अगर आपका जो डॉक्टर है वो फ्रेश एम्ब्रियो ट्रांसफर को इनकरेज नहीं करता और इस बात पे यकीन करता है कि फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफर के रिजल्ट्स बेहतर है, जो कि वाकई तरह बेहतर हैं, और वो आपको एफटी के प्रोटोकॉल स्टार्ट करके और उससे पहले कुछ चीज़ें जो ऑप्टिमाइज होने वाली होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपकी ट्यूब्स में स्वेलिंग है, ट्यूब को बायोलॉजिकली क्लिप कर दें, आपके यूट्रस के अंदर फाइब्रॉइड एंडोमेट्रियम को पुश कर रहा है तो उसको उसकी जगह एम्ब्रियो की जगह बना के और एंडोमेट्रियम की अच्छी कंडीशनिंग करके और सही टाइम के ऊपर अगर एम्ब्रियो ट्रांसफर करता है तो सक्सेस रेट बेहतर होता है। हाँ, अगर आपका एक एम्ब्रियो ट्रांसफर बेहतर होता है तो ये सब कुछ हम पहले से कर चुके होते हैं। हमें मज़ीद कुछ ऐसे डाउट्स आ जाते हैं कि हमने अपनी तरफ से बेस्ट किया, फिर क्यों एम्ब्रियो जो है वो इम्प्लांट नहीं हुआ? हालाँकि एम्ब्रियो भी अच्छा था, हमने ये सारे स्टेप्स ऑलरेडी लिए हुए थे। तो सेकंड एम्ब्रियो ट्रांसफर पे हम थोड़े से मज़ीद विजिलेंट हो जाते हैं। अब जब हम विजिलेंट होते हैं तो हमारा जो ज़्यादातर डाउट होता है वो फील्ड के ऊपर यानी यूट्रस के ऊपर या ज़मीन के ऊपर जाता है कि क्या उसमें ऐसे प्रॉब्लम्स थे कि जो उसने एम्ब्रियो को एक्सेप्टेंस में चीज़ें जो है वो हम बेहतर कर सकते हैं। यूट्रस का एक इंटरनल बायोम होता है, ठीक है, जो अल्ट्रासाउंड में सिर्फ एक इमेज की फॉर्म में होता है, लेकिन बायोकेमिकली प्रॉपर से टेस्ट किया जा सकता है। उसमें सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कोई रीसेंट चलने वाला इन्फेक्शन या कोई पुराना चलने वाला इन्फेक्शन। हम यूट्रस के एंडोमेट्रियम निकाल के उसके कल्चर करवा के जो कोई रीसेंट एक्टिव इन्फेक्शन है उसको रूल आउट कर सकते हैं, और वो भी एक्यूट एंडोमेट्रियाइटिस भी एक बहुत बड़ी वजह होती है एम्ब्रियो को जगह बनाने ना देने में। लेकिन कुछ क्रोनिक एंडोमेट्रियाइटिस होते हैं जिसकी एक बहुत बड़ी वजह टीबी भी है हमारे सब कंटिनेंट के अंदर। इसकी टेस्टिंग एलाइस या इमा की जो माइक्रोबायोम ऑफ द एंडोमेट्रियम है उसके ज़रिए से चेक होती है, हम उस पे जा सकते हैं। तीसरा हमारा डाउट पड़ सकता है कि हमने कहीं गलत विंडो के अंदर एम्ब्रियो ट्रांसफर तो नहीं कर दिया। हम इरा करके एम्ब्रियो की ट्रांसफर की जो मैक्सिमम रिसेप्टिविटी होती है एंडोमेट्रियम की वो चेक कर सकते हैं और उस विंडो के अंदर एम्ब्रियो ट्रांसफर करके हम आपकी जो सक्सेस रेशियो है वो बेहतर कर सकते हैं। अब आप में से बहुत सारे पेशेंट जो आईवीएफ करवा रहे होंगे वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब ये आप पहली गो में ही क्यों नहीं चेक कर लेते? अब इसको भी यहाँ पे मैं क्लियर कर दूं कि जो एलाइस, इमा, इरा और जो एंडोमेट्रियल कल्चर है ये तकरीबन इनकी जो सारी टेस्टिंग है उनमें से तकरीबन 90% टेस्टिंग पाकिस्तान में नहीं होती है। हम एंडोमेट्रियम निकाल के जो जेनेटिकली टेस्टिंग लैब्स होती हैं, आइजेनोमिक्स वगैरह, उनको भेजते हैं और इसकी तकरीबन 7 से 8 लाख रुपए कॉस्ट होती है। और इसमें से क्या होता है कि अगर हम पहले गो में ही इसको करना शुरू कर दें तो इसकी सेंसिटिविटी इतनी अच्छी नहीं रहती है। क्यों? क्योंकि हमारे ख्याल में एक अच्छे एम्ब्रियो, अच्छे एंडोमेट्रियम के साथ 50-60% पेशेंट कंसीव कर जाता है। तो जब पहली गो में 50-60% पेशेंट कंसीव कर जाता है तो जो बाकी जो 40-50% पेशेंट बचता है हम उनके लिए इसको संभाल के रखते हैं ताकि पेशेंट के ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन ना आए और जो है वो लोग जो इजीली कंसीव करके निकल जा रहे हैं वो इस पूल से हम निकाल दें। तो यहाँ पे ये साबित ज़रूर होता है कि सेकंड एम्ब्रियो ट्रांसफ़र में टेस्टिंग और डिटेल्स थोड़ी ज़्यादा हो सकती हैं, या रिकरेंट एम्ब्रियो ट्रांसफ़र फेलियर के अंदर जो एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करने से पहले की जांच ज़्यादा ज़रूर हो सकती है, लेकिन ये नहीं कह सकते कि एम्ब्रियो ट्रांसफ़र अगर फर्स्ट है तो वो फेल ही होगा। मैं अगर आपको अपना स्टैटिस्टिकल डाटा बताऊं तो मेरे हिसाब से जो पेशेंट ईजी होता है, जो पेशेंट पहली गो में निकल जाता है या सेकंड गो में निकल जाता है,
वो पेशेंट के अंदर एम्ब्रियो सक्सेसफुल इम्प्लांटेशन टेक होम बेबी के रेट्स ज़्यादा होते हैं। जो पेशेंट हमारे पास बहुत ज़्यादा एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करवा चुके हैं, बहुत दफ़ा आईवीएफ करवा चुके हैं, उनके ऊपर हमें एज़ ए कंसल्टेंट ज़्यादा जान मारनी पड़ती है। उनको बच्चा देने के लिए हमें बहुत सारे लेवल के ऊपर टेस्टिंग करनी पड़ती है और हमें उनके ना सिर्फ एंडोमेट्रियम के ऊपर बल्कि बाज़ औक़ात हमें एम्ब्रियो को ही चेक करना पड़ जाता है कि उसके अंदर कोई जेनेटिक या क्रोमोसोमल लेवल के ऊपर प्रॉब्लम तो नहीं है। इसलिए अगर आप आईवीएफ करवाने जा रहे हैं और इस ज़ेन के साथ करवाने जा रहे हैं कि पहला आईवीएफ फेल होगा, तो ये एक मिथ है। पहले आईवीएफ के अंदर कामयाबी के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। सेकंड एम्ब्रियो ट्रांसफर में ज़्यादा इसलिए हो जाते हैं कि हम बहुत ज़्यादा टेस्टिंग के साथ उसको लेके चलते हैं और थर्ड में तो हम उससे भी एडवांस टेस्टिंग करते हैं। हम ये टेस्टिंग फर्स्ट टाइम अप्लाई नहीं करते ताकि आपका जो बजट है उसको हम ओवर ना करें और आपको के लिए आईवीएफ को एक्सपेंसिव ना बनाएँ।